हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम एक नया मतलब कि आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है द हिंदू में, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो राइटर हैं ना, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, जो मुंबई में एक है, उसके प्रोफेसर हैं आर रामा कुमार। ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स लिखा है और ये हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें होती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और किस सब्जेक्ट या इशू पे जो है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल्स जो फेडरल स्ट्रक्चर पे लेकर के है, हमने कई बार डिस्कस किया है फेडरलिज्म को लेकर के। ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब ही ये होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर, डिवीजन ऑफ द पावर, राइट। डिवीजन ऑफ द सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। ये डिवीजन ऑफ द पावर मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ना इनका क्लियर डिक्लेयर है कि भाई आप इस पे लॉ बना लीजिए, आप इस पे लॉ बना लीजिए। तो इस समय क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पिछले 2-3 साल में आप देखे होंगे तो ये किसान मूवमेंट चल रहा था एग्रीकल्चर बिल को लेकर के। तो उसमें बहुत से एक्सपर्ट थे, तो वो कहते थे ना कि एग्रीकल्चर तो यार देखियो भाई स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, बजाय कि जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही। तो ये कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ये वीक करने में। हमने एक और डिस्कस किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर जब वो 2014 से पहले गुजरात के सीएम थे, तो वो हमेशा कहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, बजाय कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करे। बट वो चीज़ें देखने को नहीं मिली जो हम होप करते थे प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आर्टिकल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए 2 इशू निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहला जो इशू है ना वो एग्रीकल्चर से निकल के, और दूसरा जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन से निकल करके। अब एग्रीकल्चर तो क्लियर मतलब स्टेट लिस्ट में है, हम अभी इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे, स्टेट लिस्ट में। बट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो जो है कि आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। तो आप कहेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है और सेंट्रल लिस्ट क्या होता है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे ना, जो पॉलिटी की काफ़ी पॉपुलर बुक है, तो कोई भी एस्पिरेंट हो वो 1 बार 2 बार तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ता ही पढ़ता है। तो जब हम सेंटर स्टेट की रिलेशन की बात करते हैं ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन सेंटर स्टेट ऑन द टॉपिक ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर जो सब्जेक्ट होता है उस पर जो डिवीजन है, हम यहाँ पे बैकग्राउंड देखिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 फोल्ड में मतलब 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर रखा है कि कौन किस पे लॉ बनाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं लिस्ट 1, जो कहते हैं कि यूनियन लिस्ट, यहाँ पे देख लिए यूनियन लिस्ट, और लिस्ट 2 जो इसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो पड़ जाता है वो कंकरेंट लिस्ट पड़ जाता है। यूनियन पे तो ये क्लियर है कि यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट पे जो है कि क्लियर है स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन जब थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट आती है ना, तो इस पे ये आ जाता है कि सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर एजुकेशन वाला है ना, ये जो कि कंकरेंट लिस्ट में पड़ जाता है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आ गया है। सबसे पहले बैकग्राउंड और देख लेते हैं कि जो कभी कोई एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 97 कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन एक बढ़ गया। अब ये ओरिजिनल से बढ़ करके अब ये जो कि 98 एक जो कि बढ़ गया है। इस समय कितने 98 सब्जेक्ट हैं। देखिए, जो बड़े बड़े मेजर इशू होते हैं ना, वो जो कि हमें पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 98 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का याद कर। देखिए यहाँ पे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, करेंसी, ऑटोनॉमी, एनर्जी, इंश्योरेंस कंपनी जैसी इंटर स्टेट ट्रेड होता है, कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन। मतलब जो बिग जो इशू होते हैं ना, वो जो है कि डिस्कस करती है कौन, जो कि अंडर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सॉरी यूनियन लिस्ट। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं ना, तो देखिए एट प्रेजेंट टाइम में 59 है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो 66 स्टेट जो कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट थे। अब प्रेजेंट टाइम देख लीजिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर देख लीजिए, एग्रीकल्चर, प्रिजनर, लोकल गवर्नमेंट, फिशरी, मतलब मार्केट जो मतलब अदर देन नेशनल इंपॉर्टेंस से। अब तीसरा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है कंकरेंट लिस्ट आती है। कंकरेंट लिस्ट में जो है कि हम 52 सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये 47 था। अब देखिए 5 बढ़ गया, तो वो 5
कैसे बढ़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया और उसको कंकरेंट लिस्ट से में लाया गया, कहाँ से, स्टेट लिस्ट में, वहाँ पे घट गया और यहाँ पे जो कि 5 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए 66 था, ठीक है, अब 66 से जो है कि आपका घट के 59 हो गया, ठीक है, 6-7 सब्जेक्ट घट गया, लेकिन ये 5 जो कि इसमें ट्रांसफर कर दिए गए। अब देखिए वो 5 सब्जेक्ट क्या क्या थे कि क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन सा सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट से ला करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तो वो 5 सब्जेक्ट मोस्टली थे। पहला बात एडुकेशन। अब एडुकेशन में बड़ी घपलाबाजी हो जाती है कि कौन सा एडुकेशन, टेक्निकल एडुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन एडुकेशन, फिलोसॉफिकल, एग्रीकल्चर, क्या वो किसने कौन सा एडुकेशन, तो इसी को लेकर के ये इशू आया। फॉरेस्ट, weight and measure, protection wildlife animal and administration justice constitution and organization of all court except सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर के। मतलब ये है कि ये जितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे 52, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, राइट, इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो ये सब्जेक्ट रहे हैं आगे हम क्या और देखने, तो ये जो लिस्ट आई थी ना 3 लिस्ट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी में आया हुआ था 3 फोल्ड सब्जेक्ट। पहला बात फेडरलिज्म का मतलब यूनियन लिस्ट हो गई, प्रोविंशियल का मतलब हो गया स्टेट लिस्ट हो गई, और कॉन्करेंट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट रह गई। और हम ये जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अपनाया है ना वो कनाडियन बेसिस पे अपनाया है, ना कि यूएसए के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जो कि एक्सेप्ट करने की कोशिश समझने की। अब हम आते हैं यहाँ पे जो कि हमारे लिए जो कि करंट अफेयर्स में ये आर्टिकल्स आया क्यों है, हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स ये क्यों आया है और कैसे आया है, राइट। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हुआ कि एक सेकेंड, वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अभी केरला हाई कोर्ट ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये मतलब अपॉइंटमेंट को लेकर के ना, जो वाइस चांसलर हुआ करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ पे है, देख लीजिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर में तो बहुत कुछ आते हैं ना, अब ऐसा नहीं कि गेहूं चावल उगाना ही होता है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी ओशन स्टडी, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो वाइस चांसलर को लेकर के इशू आ गया है। तो कुल मिला के ये कहते हैं ना कि आप ऐसा है कि एक न्यूट्रल चीज़ें आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और एक दूसरे के पावर को ओवर रीच करने की कोशिश मत करो। क्या होता है कि जिसके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से काम करती है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपने, कभी कभी ये जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो यही एक इस जो कि आर्टिकल्स में एक मतलब क्रश था या फिर जो कहने की कोशिश हो रही थी जो जिसका सब्जेक्ट है। थोड़ा सा हम इसको और एनालिसिस अगर इस एडिटोरियल के थ्रू करें, यहाँ पे जो कि हमारा नोट्स है यहाँ पे देखिए। अब क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे होगा, जैसे मैंने यूनियन लिस्ट, अगर मान लीजिए कि बिटवीन यूनियन कौन किसका है, तो अगर जो पहले वाला होगा ना फार्मर, उसको जो कि प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, जब ओवरलैप करेगा ना तब भी अगेन जो पहला लॉ बने रहेगा उस पर जो कि करेगा, ठीक है। दूसरी बात कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, देखिए 3 यहाँ कंडीशन बन करके आती हैं। 3 कंडीशन वो बन के आती हैं कि अगर मान लीजिए सेंटर स्टेट और स्टेट सेंटर और स्टेट सेंटर स्टेट और उसके बाद कंकरेंट और स्टेट, जो पहले लॉ बना रहेगा ना उसको जो है कि हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर सेंटर स्टेट लॉ में अगर ये कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाते हैं और इन पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो क्या होगा, मैटर यहाँ तो इस पे निकल करके आता है ना कंकरेंट लिस्ट पे, क्योंकि दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। जैसे इस समय एग्रीकल्चर एडुकेशन को लेकर के है, तो इसमें तो अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट का ओपिनियन का, और प्रेसिडेंट ही डिसाइड फिर होगा कि कौन सा लॉ प्रिवेल, वो कंकरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ ऊपर हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ हो सकता है, दोनों में से एक ही तो लॉ अप्लाई होगा ना। तो इस वजह से ये हमारा देखते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करते हैं। तो इसी आर्टिकल्स में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।